नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल और एप्लीकेशन विसल विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग जीके का पड़ाव बड़ी तेजी से कवर कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इसका दायरा इतना लंबा है, इतना चौड़ा है कि अगर हम लोग सीरियल से चले तो बहुत समय लग जाएगा। हालांकि जैसा जिसका सब्जेक्ट है, जैसा जिसका पैटर्न है, उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। अभी जिस चीज़ की आप लोग तैयारी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जीएस और जीके की जरूरत नहीं है। एक कॉमन चीज़ हर सब्जेक्ट के बारे में आपको जानना जरूरी है, और उसको सीरियल से न चल के मैं मिक्सअप करके चल रहा हूँ। कहीं हिस्ट्री का, ज्योग्राफी से, कहीं अपना कल्चर का, कहीं उसी में पॉलिटी भी थोड़ा बहुत कर दूंगा, जिससे आप हर तरीके से मैचअप कर सकें। ठीक है। और चूंकि हमको सबसे पहले उसके प्रति ललक जगाना होता है कि नहीं वास्तव में कितना आसान होता है जीके को, जिसको हम लोग बहुत कठिन समझते हैं। ठीक है। तो आज कुछ मैंने पॉइंट लिया है जो कि मिक्सअप है, बिल्कुल मिक्स है। कहीं ज्योग्राफी है, कहीं हिस्ट्री है, कहीं कल्चर है, कहीं कुछ है। ठीक है। उसके आधार पर आप थोड़ा थोड़ा बढ़िया से बहुत जल्दी कवर करेंगे। ठीक है। वैसे मैं चाहूँ तो उसको एक सीरियल में ले जाऊँ, बट आगे चलेंगे एक चीज़ पीछे भूल जाएगा। इसलिए आज कुछ मैंने 20-25 पॉइंट नोट किया है, जिसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। मेरे ख्याल से इसमें से कुछ चीज़ों के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। ठीक है। कुछ चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा। ठीक है। चलिए चलते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट जो कि सब कुछ कवर करेंगे और हर एग्जाम में पूछते रहते हैं। ठीक है साथियों, नवरत्न। नवरत्न दो लोगों के दरबार में थे, आपने सुना होगा, अकबर के नवरत्न और एक नवरत्न थे, ध्यान दीजिएगा, और एक नवरत्न थे हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। साथियों थोड़ा थोड़ा जानते हैं हम लोग। अकबर, सम्राट अकबर जो मुगल बादशाह था, अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, 9 जेम। नवरत्न मतलब 9 अलग अलग क्षेत्रों से ऐसे महाप्रकांड, अपने क्षेत्र के ऐसे विशेषज्ञ जिसकी सहायता से अकबर हर चीज बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहा था। ठीक है। लेखकों के नज़र में, हमारे नज़र में तो नहीं। मैं तो दोनों पक्ष देखूंगा। अकबर को एक बहुत बड़ा प्रशासक के रूप में, लेकिन एक जाने दीजिए वो अपनी अपनी चीज़ें यहाँ पे रखना कोई बहादुरी नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए कि अभी तो हमको अकबर महान ही पढ़ना है। ठीक है। तो अकबर के काल में नवरत्न थे अलग अलग क्षेत्र से। कोई साहित्य से था, कोई रसोइया से था, कोई राजनीति से था, कोई हंसाने के लिए था, कोई अर्थशास्त्र से था, अलग अलग। उसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, गुप्त वंश, ध्यान दीजिएगा, मुगल वंश बहुत बाद में आया, गुप्त वंश बहुत पहले था हमारे यहाँ। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, है ना, ये जितने हैं सब गुप्त वंश बहुत पहले था। तो ये इनके नवरत्न प्लस शिवाजी के, साथियों शिवाजी, ठीक है, इनको कहा जाता है अष्टप्रधान। आपको पेपर में कैसे आता है कि अष्टप्रधान शब्द या मंत्रियों की नियुक्ति किसके काल में हुई थी? अष्टप्रधान। ठीक है। एक और थे कृष्णदेव राय। साथियों दक्षिण भारत का, ध्यान दीजिएगा, मैंने एक दिन चर्चा किया था, दक्षिण भारत में कर्नाटक में एक वंश था जो कि आज हम्पी है, विजयनगर साम्राज्य। वहां पर 3 वंशों ने शासन किया था, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश। तुलु वंश का महान राजा कृष्णदेव राय, यहां तक कि पूरे दक्षिण भारत का आज तक का सर्वश्रेष्ठ राजा कृष्णदेव राय, यहां तक कि जब बाबर इधर से आता है, दिल्ली में यहां राज करता है, तो उसने जब पूरे भारत का सारा भौगोलिक परीक्षण किया था, राजनीतिक परीक्षण किया था, तो उसने भी यह दावा किया था कि इस समय, मेरे आने के समय, पूरे भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट अगर कोई था तो कृष्णदेव राय दक्षिण भारत में, कर्नाटक में थे। ठीक है। इनके दरबार में क्या थे? अष्ट दिग्गज थे। ठीक है। अष्ट दिग्गज। तो आपके दिमाग में आ गया, अकबर के नवरत्न, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्न, कृष्णदेव राय के अष्ट दिग्गज, शिवाजी के अष्टप्रधान। माने यहां पर 8 मंत्री रहते थे, अच्छे अच्छे, है ना, और यहां पर भी 8 मंत्री थे, अच्छे अच्छे थे, जिसमें कि अभी बता रहा हूं, और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। ठीक है। तो अकबर के नवरत्नों में अगर हम लोग 5-6 भी जान लेते हैं तो बहुत है। चलिए देखते हैं अकबर के नवरत्न, जिनकी वजह से, जैसे मान के चलिए आपका बहुत बड़ा परिवार है, 60-70-100 लोगों का परिवार है, उसमें 3-4 आपने ऐसा क्षेत्र रखा हुआ है, मजा आ जाए
कभी आपका घर भी नहीं टूटेगा और आप एकदम राज करें। कैसे? एक वकील बना दीजिए, एक डॉक्टर बना दीजिए, एक पुलिस बना दीजिए, एक थोड़ा सा हाँ ये कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कुछ ऐसा अनुभवी, मतलब आपके घर में अगर 4-6 लोग ऐसे हों तो आपको कौन पाने वाला है? मुकदमा का मास्टर रहेंगी, इतना बड़ा जहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है मतलब फिजिकल का तुरंत डॉक्टर है ना, कोई MBBS वगैरह। ऐसे वही 4 मंत्री 5 मंत्री जो पूरे परिवार को, पूरे गांव, पूरे समाज पर राज करने के लिए बाध्य करेंगे, वही हाल इन लोगों का था। तो अकबर को हम लोग देखते हैं सबसे बड़े कौन थे? बीरबल थे। आपको नाम पता है? बीरबल। अब आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। बीरबल हमारे उत्तर प्रदेश के थे, इनका नाम था महेश दास, बहुत ही मशहूर जगह के थे। आप लोग बताइएगा कहाँ से थे, ठीक है? अभी मैंने पिछले एपिसोड में, माने पिछले पार्ट में मैंने कुछ सवाल किया था, है ना? तो बड़ा गजब गजब लोगों ने आंसर दिया करिए, वास्तव में दिया करिए, तभी लगता है कि आप इन्वॉल्व है। बीरबल थे, ठीक है। उसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना, ध्यान दीजिएगा, अब्दुल रहीम खान खाना, जिसको हम लोग मानते हैं क्या? रहीम दास, ठीक है, रहीम दास। हम लोग रहीम के दोहे पढ़ते हैं, रहीम के दोहे हमने पढ़ा है। जो रहीम दास के दोहे हैं वो अकबर के नवरत्न थे। और थोड़ा सा बता दूं, अकबर के पिताजी कौन थे? हुमायूं। और इनके पिताजी कौन थे? बाबर। बाबर से ही हमारे देश में मुगलों का साम्राज्य स्थापित हुआ। बाबर, ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ें, चूंकि ये हो सकता है बहुत बड़ा वीडियो हो जाए, ठीक है, इसीलिए हो सकता है ये हमारे एप्लीकेशन पर अपलोड ना हो पाए, क्योंकि वहाँ पर एक लिमिट होता है, उससे बड़ा या उससे ज़्यादा GB का अपलोड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो हुमायूं, जब बाबर यहाँ से पहली बार आता है, इधर से फरगना से, है ना, बाबर आता है, माने उज्बेकिस्तान में उसका जन्म हुआ, यहाँ पर आता है जब दिल्ली में एक लड़ाई होती है, पानीपत की लड़ाई। कौन सी? 1526 में। सबको पता है पानीपत का प्रथम वार 1526 में होता है। किससे? यहाँ पर उस समय हमारे भारत का राजा था इब्राहिम लोदी। लड़ाई होती है, इब्राहिम लोदी हार जाता है, बाबर यहाँ राज करने लगता है, ठीक है। तो बाबर का पुत्र कौन हुआ? हुमायूं। हुमायूं का पुत्र कौन हुआ? अकबर। तो ये जो है अकबर, माने इन तीनों का एक बहुत बड़ा संरक्षक था बैरम खान, बहुत बड़ा आतताई, बहुत बड़ा खूंखार, रक्त रंजित इतिहास को रचने वाला एक ऐसा सेनापति, एक ऐसा मार्गदर्शक, एक ऐसा शुभचिंतक कि इनको भी देखा, बाबर को देखा, बाबर का पूरा साम्राज्य संभाला, या ये कहिए कि कत्ल मर्डर करके पूरे भारत को लाल करने वाला वही था। उनके बेटे हुमायूं को पूरा देखा, और अकबर को भी जब तक गद्दी पर बैठाने दिया तब तक देखा। तो बीच में अकबर और बैरम खान से थोड़ा टुन्न मुन्न हो गया, तो उन्होंने उनको बोल दिया कि आप मक्का मदीना जाइए और करिए, हज करिए, मक्का मदीना में जाइए, हज करिए। जा रहे थे बीच में, तो बैरम खान ने चूंकि इतने लोगों को मारा था युद्धों में, उसमें से एक बंदा खोला हुआ था, उसके बाप की हत्या हुई थी, उसने घेर करके बीच में ही मार दिया बैरम खान। लेकिन बैरम खान का जो अल्पवयस्क पुत्र था, अभी नाबालिग लड़का था, अब्दुल रहीम खान खाना, उसको गोद ले लिया, उसको अपना पुत्र बना लिया, एक मानस पुत्र बना लिया, और बाद में उसको नवरत्नों में शामिल किया, और बहुत बड़े कवि हुए। इनके बारे में साथियों बहुत कम लोग जानते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े, एक मतलब छोटे से राजा भी थे, बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत युद्ध लड़ा। इनको कौन जानता है? बस रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ये 2-4 कविताओं के माध्यम से लोग इनको जानते, बहुत बड़े कवि थे, ठीक है। तो बैरम खान के पुत्र थे। बैरम खान कौन थे? अकबर के संरक्षक थे, और अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। और इससे बड़ा कौन थे? आपको पता है, तानसेन। जी हाँ, तानसेन जैसा संगीत का सम्राट कोई आज तक हुआ नहीं, ठीक है। तानसेन जैसा संगीत का सम्राट इस धरती पर, हमारे भारत भूमि में तो नहीं हुआ इतना बड़ा, है ना। इनका किससे हुआ था? बैजू बावरा। बैजू बावरा साथियों, कभी मौका मिले तो एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है बैजू बावरा, लाजवाब फिल्म है, भारत भूषण की बेहतरीन फिल्म है। उसमें भी तानसेन दिखाया है कि किस प्रकार से दोनों आपस में संगीत का, हाँ, इन्होंने इनके पिता का इंसल्ट किया था, बैजू बावरा ने कसम खाई कि मैं इनका घमंड जो है नीचे कर दूंगा संगीत में, सीखू के आते हैं, लड़ाई होती है। लेकिन तानसेन तो तानसेन थे, ये जीत रहे थे, मतलब इनको जिताने के लिए इन्होंने अपने तानपुरा का तार तोड़ दिया। तो बाद में बैजू बावरा को मानना पड़ा कि तानसेन जैसा कोई नहीं,
हार तो गए तानसेन, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जानबूझकर हारे मुझे जिताने के लिए, आज से सारी दुश्मनी करो। तो फिलहाल तानसेन, उसके बाद अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल ये अकबर के बहुत बेहतरीन, इनको कत्ल करवा दिया था इनके बेटे अकबर के बेटे जहांगीर ने, ठीक है। अबुल फजल और फैजी ये दोनों सगे भाई थे, ठीक है। इनके जान लीजिए अबुल फजल ही पूरे आध्यात्मिक गुरु थे इनके, किसके, अकबर के, यानी जो पुरोहित का काम करते थे यही थे, ठीक है। तो बीरबल, अब्दुल रहीम खान का ना, तानसेन और एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री ये टोडरमल थे। माने इनके पूरा जो आर्थिक व्यवस्था देखना होता था ये टोडरमल साहब देखते थे, टोडरमल। और एक मुल्ला तो प्याजा, बस इतना जान लीजिए, ये 2 प्याजा डाल करके, जैसे आज भी लोग आप बनाते हैं नॉन वेज और ये सब, तो मुल्ला दो प्याजा, चूंकि मुस्लिम शासक और दूसरी कि राजाओं का मतलब वो, चूंकि अफगानिस्तान के सब आए हुए थे तो उस समय राजा महाराजा लोग ये मांसाहार खूब करते ही थे, तो मुल्ला दो प्याजा, 2 प्याजा डाल करके बनाते थे, उनका नाम मुल्ला दो प्याजा। ऐसा खानसामा इतना बेहतरीन बनाने वाले थे, अकबर के नवरत्न थे, ठीक है। इस हिसाब से अगर चलेंगे तो मुझे लग रहा है कि इसका आधा भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, 2 घंटे में भी आधा नहीं हो पाएगा। फिलहाल देखते हैं हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ध्यान दीजिएगा, गुप्त वंश, गुप्त वंश साथियों, गुप्त वंश में एक महान सम्राट हुआ था, कौन, समुद्रगुप्त, ठीक है। क्योंकि इसी बहाने आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर सब तैयार होता जाएगा, ठीक है। समुद्रगुप्त महान सम्राट, गुप्त वंश में इनको कहा जाता है 100 युद्धों का विजेता, ठीक है। इन्होंने 100 युद्ध जीता था, ठीक है, 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। और एक अंग्रेज थे विसेंट स्मिथ, विसेंट स्मिथ, इन्होंने कहा था यह भारत के नेपोलियन थे, भारत के नेपोलियन, ठीक है, भारत के नेपोलियन। मैंने 2-3 बार जिक्र किया साथियों, नेपोलियन आज का, समुद्रगुप्त हमारे कब के महान वो थे, तुलना इनका करना चाहिए, लेकिन तुलना हमारा होता है। फिलहाल जो भी किया जा रहा है भारत का नेपोलियन, नेपोलियन फ्रांस का महान सम्राट, जिसने इंग्लैंड के खिलाफ एक ऐसा जंग लड़ा था कि अंततोगत्वा हुआ वाटरलू के युद्ध में 1815 में पकड़े गए, सेंट हेलेना द्वीप पर मारे गए। लेकिन आज भी नेपोलियन को कहा जाता है, नेपोलियन जैसा बादशाह हर देश को नसीब हो, है ना। हिटलर को एक नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, मुसोलिनी को नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, लेकिन नेपोलियन को आज भी माना जाता है कि ऐसा प्रशासक, है ना। तो भारत का नेपोलियन यानी बहुत युद्ध जीता था। इनके 2 पुत्र थे, कौन थे, एक थे चंद्रगुप्त, छोटे वाले चंद्रगुप्त, और बड़े वाले रामगुप्त, ठीक है, रामगुप्त। साथियों मैंने एक किसी कहानी में इनका जिक्र किया था, रामगुप्त, थोड़ा सा फिर से बता दे रहा हूं। तो बड़े वाले रामगुप्त ये कायर थे, चंद्रगुप्त ये सेकंड, चूंकि इसके संस्थापक पहले थे चंद्रगुप्त, वो पहले थे, ये सेकंड थे, पर ये कायर आदमी था। इसी कहानी को जयशंकर प्रसाद के ध्रुवस्वामिनी में किया गया है, ध्रुवस्वामिनी, ठीक है, ध्रुवस्वामिनी जयशंकर प्रसाद की जो नाटक है, इसमें क्या किया गया, इनकी पत्नी थी ध्रुवस्वामिनी, और चूंकि यह कायर थे और शायद जो भी रहा होगा, है ना, शारीरिक कमजोर रहे होंगे, जो भी रहा होगा, तो इनको अपनी पत्नी पर बड़ा शक था कि मेरा वैवाहिक जीवन बहुत सुखी नहीं है, शायद इनका संपर्क इनसे है, चंद्रगुप्त से है। तो एक बार एक विदेशी शकराज ने आक्रमण किया इनके गुप्त वंश पर और हरा दिया। ये राजा था बंदा रामगुप्त। हारने के बाद ये गिड़गिड़ाया, रोया, तो इसने कहा कि एक सर पर छोड़ सकता हूं, तुम अपनी पत्नी को हमको सौंप दो। इसने कहा ठीक है, ले जाओ, बढ़िया है, कलेक्शन ही अगर चली जाएगी हमारे साम्राज्य से, इस साम्राज्य का कंटक दूर हो जाएगा। तो ये ध्रुवस्वामिनी भाग कर जाती हैं चंद्रगुप्त के पास, ये बोलते हैं कि ऐसी सी बात है। चंद्रगुप्त जाते हैं साड़ी पहन करके, एक महिला का वेश पकड़ करके, कहाँ, उस शक राजा के पास, और वहां पर हत्या करते हैं, ना, हत्या करते हैं उसका। उसके बाद आते हैं, कहानी मिलती है कि रामगुप्त की भी हत्या करते हैं और इनसे शादी करते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि शादी नहीं करते, लेकिन रजवाड़े में, राजे रजवाड़े में सब होता रहता था, ठीक है। तो इनके, तो यही चंद्रगुप्त द्वितीय जो राजा बनते हैं, इनको मार के रामगुप्त को ध्रुवस्वामिनी से शादी करके, तब क्या होता है, इन्हीं के दरबार में नवरत्न थे, ठीक है, नवरत्न थे। ध्यान दीजिएगा, उसी के बहाने आपको समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा पता चला। तो नवरत्न जो थे, मैं उनको जिक्र कर रहा हूं कि नवरत्न कौन कौन थे, 3-4। सबसे बड़े नवरत्न थे कालिदास,
साथियों, कालिदास नाम सुना होगा। कालिदास जैसा संस्कृत का विद्वान इस संसार में कोई नहीं हुआ। शेक्सपियर एक अंग्रेजी के नाटककार, कहा जाता है कालिदास को भारत का शेक्सपियर, उल्टा फिर वही हो गया। शेक्सपियर 16वीं शताब्दी में आए, कालिदास 3री शताब्दी में है, क्योंकि ये 3री शताब्दी थे, है ना, 3री या 4थी। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कालिदास थे। और बहुत बड़े चिकित्सा शास्त्री धन्वंतरी थे इनके दरबार में। सबसे बड़ा कि विष्णु शर्मा नहीं, अमर सिंह, ठीक है, अमर सिंह, इन्होंने अमर कोश लिखा था, अमर सिंह थे। और बहुत बड़े वैज्ञानिक वारामिहिर, साथियों, बहुत बड़े वैज्ञानिक वारामिहिर इन्हीं के दरबारी थे। आपका सबसे ज़्यादा कालिदास से आता है, धन्वंतरी से आता है ना, और घटरपड़ थे, मतलब कई लोग थे, लेकिन आपको मेन जानना है अमर सिंह और वारामिहिर। वारामिहिर ने क्या किया था साथियों, ये इसी बहाने का और आपको प्रश्न बता दे रहा हूँ, मेहरौली का लौह स्तंभ। मुझे लग रहा है कि 3-4 घंटा, चलिए कोई बात नहीं, जब तक चलता है ना, जब तक चलता है। आपके लिए अच्छी खबर यह है कि हमारे यहाँ टेक्निकल सिस्टम बहुत सही होने जा रहा है। अक्टूबर से तो हो सकता है लाइव क्लासेस चले, लेकिन मुझे लाइव क्लासेस ईमानदारी से बताऊँ पसंद नहीं आता। क्यों? एक तो क्वेश्चन तो आप पूछते हो, पता नहीं आपकी क्वेरीज क्यों रहती है लाइव क्लास के बारे में, हमको समझ में नहीं आया आज तक। उसमें जब टीचर एक फ्लो में रहता है, मस्ती में रहता है, उसके बाद तब तक आप लगता हो टपक टपक करनी, पता नहीं क्या है ना, वो मज़ा आता है क्या पढ़ाने का। और झूठ मूठ का लाइव क्लास के लिए, है ना, फिर भी मैं कुछ लूँगा, ठीक है। हमारे लिए तो बहुत आसान है, अपलोड भी नहीं करना होता, अपने आप अपलोड हो जाता है। लेकिन जो रिकॉर्डेड क्लास की महत्ता होती है वो केवल एक सीरियस स्टूडेंट ही समझ सकता है। फिलहाल मेहरौली साथियों दिल्ली में एक जगह है, आपको पता है, यहीं पर कुतुब मीनार है। मेहरौली में ही कुतुब मीनार है। और कुतुब मीनार किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने आधा बनवाया उसके मानस गुलाम ने, क्या? इल्तुतमिश ने बनवाया। ठीक है, दिमाग में रखिए, काफ़ी लोगों को पता भी होगा। कुतुबुद्दीन, कुतुब मीनार से नाम से स्पष्ट है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया। उसी अहाते में, जो अहाता है, जो घेरा है कुतुब मीनार का, वहीं पर एक लगभग 8 फीट का एक लौह स्तंभ है, लोहे का खंबा है। चूंकि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने एक दिन कहा कि कुछ ऐसा करो मेरे दरबारियों जिससे मेरा नाम, मेरे साम्राज्य का नाम काफ़ी दिनों तक गूंजता रहे। तो वारामिहिर लोगों ने कहा कि सोने का कुछ बनवा दीजिए, बढ़िया से एकदम सोने का कोई खंबा, सोने का घर। छोड़िए, तो हुआ कि नहीं, चोर डाकू है तो तुरंत इसको लूट लेंगे, 2 दिन में खत्म हो जाएगा पूरा साम्राज्य। तो वारामिहिर ने पता नहीं कौन सा पदार्थ मिला करके उन्होंने एक ऐसा लोहा तैयार किया, लोहे का मिश्रण, कि 1650 साल हो गया ये मेहरौली का लौह स्तंभ मेहरौली में जो खड़ा हुआ है। आज आपने देखा होगा, दिल्ली में रहने वाले, मेहरौली में 1650 साल से खड़ा हुआ है ना, उस पर जंग लगा ना कुछ लगा। अब तो घेरा बन गया है। पहले तो लोग जाके पीछे हाथ पकड़ते थे कि जिसका पकड़ा जाएगा मन्नतें पूरी होगी। ठीक है, मैं तो कई बार गया हूँ, क्योंकि इतिहास से बड़ा लगाव है तो जाता आता रहता हूँ। फिलहाल तो वारामिहिर ने, ऐसे वैज्ञानिक थे, इन्होंने वो किया था, क्या? मेहरौली का लौह स्तंभ। मेहरौली के पास में क्या है, या मेहरौली के उसी अहाते में क्या है? कुतुब मीनार। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कालिदास की शादी किससे थी? विद्योत्तमा, है ना, 1 उंगली 2 उंगली पंजा मुट्ठी, आपको कहानी याद होगा, है ना, जिस पेड़ पे बैठे थे वही काट रहे थे। फिर बाद में शादी हुई विद्योत्तमा से। विद्योत्तमा ने ऊँट देखा, उन्होंने कहा उष्ट खतरा हुआ, उन्होंने भगाया, बेइज्जत किया, जलील किया। निकलते हैं, साधना करते हैं और संस्कृत का वो प्रकांड विद्वान बनते हैं जिन्होंने क्या क्या लिखा, विज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, एक से एक रचना किया जो आज भी संसार में गाने योग्य है। ठीक है, विज्ञान शाकुंतलम जैसा नाटक कौन लिखा होगा। फिलहाल अब आते हैं शिवाजी में कोई ऐसा नाम नहीं था। 8 मंत्री के ऐसे पद थे, ऐसे 8 लोग कोई खास नहीं थे, अष्ट प्रधान। और कृष्णदेव राय में एक ही नाम था, अष्टदिग्गज में वैसे पेड्डाना थे, लेकिन मैं एक नाम लूंगा जिसको आप सभी लोग जानते हो, तेनाली रामा। आपको याद होगा जिस प्रकार से तेनाली रामा का खूब आपने प्रचार वगैरह देखा होगा। ठीक है, आपने खूब टीवी में देखा होगा, कार्टून देखा होगा। तेनाली रामा जिस प्रकार से अकबर के दरबार में बीरबल थे, बहुत बड़े
विदूषक थे, विद्वान होने के साथ साथ थोड़े से पूरे दरबार का मनोरंजन करने के लिए थे, उसी प्रकार ये भी थे, बहुत विद्वान थे तेनालीरामन। कहीं कहीं मिलता है, ऐसी कोई खबर नहीं थी, लेकिन फिर भी कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे, 8 दिग्गज थे, उसमें से ये थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। पहले में मेरे ख्याल से 20 मिनट चला गया, चलिए कोई बात नहीं। शांति निकेतन साथियों, ये कहाँ है? ये है ना, सॉरी, शांति निकेतन है बंगाल में। ठीक है, बंगाल में देख लेते हैं एक छोटा सा, ये देखिए, अब इसी की बूता चलते हैं। ठीक, शांति निकेतन साथियों, ये देखिए आज का जो बंगाल हमारा, आज का ये है ना, चूंकि आज़ादी के बाद ये यहाँ तक बंगाल है। ठीक है, ये यहाँ तक बंगाल है। ठीक है, ये बंगाल। तो बंगाल में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, मैंने एक जिक्र किया था, फिर बता रहा हूं। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर महर्षि थे, महान ऋषि थे। वो गंगा की जलधारा में 2-2 किलोमीटर चौड़ी गंगा की बहती हुई जलधारा में बीच में बजरी माने एक छोटी सी नाव होती थी, उस पर बैठकर साधना करते थे, ध्यान करते थे, आराधना करते थे, अपने तप करते थे, तपस्या करते थे, देश दुनिया से दूर, दिखावटीपन से दूर। उसी समय जिस समय नरेंद्रनाथ दत्त, विवेकानंद जी को एक आत्म साक्षात्कार होने का एक जैसे अनुभव हो रहा था कि क्या देवता हैं, देवी हैं, ईश्वर हैं, वो पागलों की तरह सबसे पूछे, किसी से उत्तर नहीं मिला तो जाते हैं कूद करके, रात में, मध्य रात में जाते कूद करके, बहुत बड़े तैराक थे, नेशनल तैराक थे ही, कूद कर जाते, उसी बजरी पर बैठते, देवेंद्रनाथ टैगोर से पूछते हैं, क्या आपने भगवान को देखा? हैव यू सीन गॉड? उन्होंने कहा कि तुम्हारी आंखें तो योगियों जैसी है, आप बहकाइए मत, क्या आपने भगवान को देखा है? तुम्हारी आंखें तो बहुत बड़ी तपस्वी जैसी लग रही है। उन्होंने कहा आपने भी नहीं देखा, बेकार है आप लोग। उसके बाद अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं, जहां उन्होंने कहा हाँ देखा है, जैसे तुमको देखा वैसे भी भगवान से बातें किया जा सकता है, बोला जा सकता है, लेकिन वो हृदय होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल रामकृष्ण परमहंस से भेंट होती है। देखिए मैं कभी कभी बहुत भावनाओं में बह जाता हूँ, उसके लिए माफ़ करेगा, क्योंकि बनावटीपन नहीं है, जो भी है ओरिजिनल है। ठीक है, तो आप लोग को तैयार होना चाहिए। चाहे जैसे बंगाल में देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे, एक दिन घूमते घूमते एक जगह आए, बोलपुर। ठीक है, बोलपुर एक गांव है, यहाँ पर डाकुओं का साम्राज्य था, डकैत लोग ज़्यादा थे, प्लस पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ गंवार थे। तो इन्होंने एक आश्रम किया लगभग 1864 या 67 में, इसे समथिंग, इन्होंने एक शांति आश्रम स्थापित किया, शांति आश्रम। ठीक है, बाद में ये जब गुजर गए, चूंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा आदमी जो पहला नोबेल पुरस्कार भारत का पाए थे, उन्होंने अपनी पत्नी को मरते हुए देखा, बाप को मरते हुए देखा, बेटे को मरते हुए देखा, बेटी को मरते हुए देखा, बहन को मरते हुए देखा, और जिंदा रहे, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर 1901 में इन्होंने 5 विद्यार्थियों को लेकर एक नाम दिया, क्या? शांति निकेतन। शांति निकेतन, निकेतन माने घर, तो शांति निकेतन नामक एक स्कूल खोला 5 बच्चों को, जिसमें उनका बड़ा बेटा भी था। 5 ही घर के ही परिवार के थे, और धीरे धीरे यही शांति निकेतन आज किस नाम से है? विश्व भारती नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। जहाँ पर विश्व भारती विश्वविद्यालय कलकत्ता में, बोलपुर में, ध्यान दीजिएगा, है ना, बोलपुर में विश्व भारती विश्वविद्यालय माने बंगाल में है। और यहीं पर सुभाष चंद्र बोस पढ़े, अमर सेन पढ़े, बहुत बड़े बड़े हस्ती पढ़ी है यहाँ पर। विश्व भारती विश्वविद्यालय किसने बनाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नींव किसने डाला? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने। फिर उनके पुत्र रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इनको सबसे बड़ी उपाधि कब मिली थी? 1913 में एक किताब इन्होंने लिखा, गीतांजलि, यद्यपि लिखा था बांग्ला में, तब कुछ नहीं मिला, लेकिन जब इनका अनुवाद किया अंग्रेजी में, तब इसको मिला पहला नोबेल पुरस्कार भारत का, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल मिला 1913 में गीतांजलि के लिए। ठीक है, तो विश्व भारती कहाँ है? बोलपुर में, बंगाल में है। ठीक है, अब आते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। साथियों, जिम कॉर्बेट, चलिए, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको पता होगा साथियों। ये जो देखिए हमने बताया था, हमारा जो कश्मीर एरिया, ये चलिए हम लोग अपना पूरा लेते हैं, अब छोड़ेंगे नहीं। ये कश्मीर हमारा हो गया पूरा,
ठीक है, ये कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड। मैं बार बार बोल रहा हूँ साथियों, ये हिमालयी क्षेत्र में, मैंने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, ये हिमालय के क्षेत्र में है, इसलिए ये पहाड़ी पहाड़। यहाँ पर कश्मीर में आपको पता है ये पहाड़ी पहाड़, लद्दाख है, हाँ, सियाचिन है और लेह है, सब कुछ पहाड़ी पहाड़ है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली शिमला है, उत्तराखंड में नैनीताल मसूरी है ना, और देहरादून है, हरिद्वार है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तराखंड में एक जिला है चमोली। उत्तराखंड में साथियों 13 जिला है। चमोली जिला में एक सॉरी, मैं आई थिंक दूसरे को बताने लगा, चलिए उसी बहाने बता दे रहा हूँ। चमोली जिला में क्या है, एक है फूलों की घाटी, ठीक है। फूलों की घाटी एक नेशनल पार्क है, इसका नाम ही है फूलों की घाटी। चमोली जिला में 13 जिले में ना 2 संभाग हैं, गढ़वाल और जैसे कहते हैं कि टेहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल, है ना। तो दोनों संभागों में मिला जुला करके 13 जिले हैं, 13 में चमोली है। चमोली में फूलों घाटी है, ठीक है, नेशनल पार्क है। और यहीं पर 1935 में एक बनाया गया था हेली नेशनल पार्क, हमारे भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क। पार्क माने जहाँ पर जंतु जानवर सुरक्षित रह सकें। तो हेली नेशनल पार्क 1935 में इसका नाम क्या पड़ा, जिम कॉर्बेट, ठीक है। जिम कॉर्बेट एक अंग्रेज अधिकारी था, बहुत बड़ा प्रेमी जानवरों का, और उसने बहुत कुछ काम किया जिम कॉर्बेट में, यहीं पर हेली नेशनल पार्क में। इसका पहले नाम हेली था और भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है ये, पहला नेशनल पार्क। कौन सा, जिम कॉर्बेट। कहाँ, उत्तराखंड में, ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड में। 2 चीज़ें हो गई, जिम कॉर्बेट और फूलों की घाटी, ठीक है, फूलों घाटी। अब आता विवेकानंद रॉक। साथियों ये देखिए, तमिलनाडु के एकदम बिल्कुल लास्ट में, ये देखिए, ये यहाँ पर समंदर है पूरा, और यहीं पर विवेकानंद रॉक है। कन्याकुमारी इसको हम लोग बोलते हैं, कन्याकुमारी, विवेकानंद रॉक। जब स्वामी जी विक्षिप्त हुए थे, बिल्कुल हृदय विदारक उनके साथ जैसे आत्मग्लानि हो रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ, इतनी विद्वता, इतनी सारा कुछ ज्ञान लेकर के मैं अगर छोटे मोटे शास्त्रार्थ में विजयी बनकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ तो ये बेकार चीज़ें हैं। तो बड़ी क्लांत थे, मतलब दुविधा में थे, करें क्या। तो यहाँ पर आते हैं एकदम नीचे, भारत के पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। उसके बाद नीचे जब आते हैं तो देखते हैं कि लगभग 400 से 500 मीटर दूर पर एक पहाड़ था। उन्होंने नाव वालों से बोला कि थोड़ा सा ले चलो हमको वहाँ पर, मेरा मन कर रहा वहाँ जाने का, पहाड़ पर। तो उसने कहा कि दो कुछ चिल्लर उल्लर दो, इनके पास कुछ था नहीं। तो कहना ही ले जाएंगे। ये नेशनल तैराक आदमी कूद गए, विपरीत धारा थी, शार्क मछलियों का जमाड़ा था, लेकिन 400 मीटर मतलब लगभग आधा किलोमीटर दौड़कर मतलब तैर कर गए और इस पत्थर पर गए। तब उन लोगों को लगा कि यार ये तो कोई बड़ा अजीब इंसान लग रहा है, इतना भयानक लहरों के बीच में तैर कर गया, और दूसरी बात शार्क मछलियों के बीच में कैसे बच के गया। तो ये लोग जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं कि आप खा लीजिए पी लीजिए, कहें आप जितना लाए यहीं पर रख दीजिए। 3 दिन 3 रात तक कुछ खाए नहीं, ध्यान साधना किए। वहीं पर उनको एक ऐसा एहसास हुआ कि जाओ विवेकानंद, जाओ तुम इस संसार को प्रकाश दिखाओ, तुम्हारी जो असली जो इस समय जो दिखाई दे रहा है गोल, वो जाओ शिकागो में और वहाँ पर हिलाओ, क्योंकि मेड इन इंडिया बनकर शायद वो चीज़ नहीं समझ में आई इंडिया वालों को। मेड इन अमेरिका बनो, तब समझ में आएगा। विदेशी चीज़ें ज़्यादा समझ में आती भारतीयों को। फिर अमेरिका जाते हैं, उनको नाम किसने दिया था, विवेकानंद खेतड़ी, माने राजस्थान के राजा अजीत सिंह ने, खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने उनको नाम दिया था विवेकानंद। और वो जाते हैं 1893 में, 11 सितंबर अभी जस्ट बीता है, और उन्होंने एक ऐसा जलवा बिखेरा पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सनातन धर्म का एक ऐसा परचम लहराया विवेकानंद। कब, 1893 11 सितंबर। फिलहाल तो ये है विवेकानंद रॉक, ठीक है, यहाँ पर विवेकानंद रॉक है। अभी मैं आप लोगों को फिगर भी दिखाऊंगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। विवेकानंद रॉक अगर चलिए अच्छा थोड़ा थोड़ा देख ही लेते हैं। ये देखिए विवेकानंद रॉक, देखिए कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो 2 जगह जरूर जाइएगा। युवावस्था में तो इनसे बड़ा कोई रोल मॉडल हो नहीं सकता, आपका आदर्श व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। जिंदगी में जितने भटकाव हैं उस भटकाव से दूर करने का इनसे बढ़िया कोई माध्यम हो नहीं सकता। और दूसरा, वीर सावरकर की जो भूमि है वो अंडमान निकोबार का वो सेलुलर जेल, कभी मौका मिले, पैसा आए पास में, ठीक है, जरूर जाइएगा। फिलहाल ये विवेकानंद रॉक, ठीक है।
अब आते हैं आनंद भवन, सबको पता है। ये जितने इलाहाबादी हैं ना, जितने कहाँ चला गया भाई, चलिए, जितने इलाहाबादी हैं, हाँ, ये जो है वो जरूर जानते हैं कि आनंद भवन कहाँ है, ठीक है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। ये देखिए हमारा उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर है बनारस, यहाँ पर है इलाहाबाद, तो यानी प्रयाग, अब तो प्रयाग नाम हो गया। तो प्रयाग में जहाँ पर जन्म हुआ था नेहरू जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, मोतीलाल नेहरू का जो खानदानी जगह है, पैतृक जगह है, पैतृक आवास है, वह है आनंद भवन, ठीक है। मेरा बहुत ही प्रिय स्थल था ये। अब मैं आपको बताऊं, डेली का मेरा काम था यूनिवर्सिटी में क्लास लेना और 1 घंटे जाकर वहीं पर सोना। तब कोई इतना जांच पड़ताल और इतनी चीज़ें नहीं थी कि वहाँ पर है ना, केवल जाकर वहीं फूलों के पास जहाँ पर होता सोना। बहुत ही गजब का जगह है। वहाँ पर नेहरू जी के साथ जुड़ी हुई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, गांधी जी का चरखा, बहुत सी चीज़ें हैं। 2nd फ्लोर है, प्लस कुछ बुक्स है, बहुत कुछ देखने को मिलता। अब तो मान लीजिए फैशन हो गया है, लेकिन जो इतिहास के प्रेमी हैं, जो नेहरू खानदान से या तो लगाव रखते हो तो चिढ़ते हो जानने के लिए, जो जागरूक हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो जानना चाहते हैं कुछ चीज़, वो वहाँ जाते हैं आनंद भवन। वहीं पर बगल में स्वराज भवन है, स्वराज भवन इन्हीं का है, इसका नेहरू जी का, ठीक है, स्वराज भवन। अब चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं आगे। प्रयाग प्रशस्ति, साथियों, प्रयाग प्रशस्ति, जी हाँ, अभी गुप्त वंश का हम लोग जिक्र कर रहे थे। तो गुप्त वंश में मैंने कहा था समुद्रगुप्त 100 युद्धों का विजेता। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त का एक बहुत बड़ा संघ विग्रहक था, माने मंत्री था। आज के हिसाब से उसको आप विदेश मंत्री या वित्त मंत्री कह सकते हैं। संघ विग्रहक यानी विदेश मंत्री बोल सकते हैं, संधि कराना नरेशों से, देशों से और देशों से। तो इनका था हरिशेन, और इन्होंने लिखा था एक प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग माने प्रयाग के बारे में, प्रयाग तो नाम पहले था ही, और प्रशस्ति। साथियों, उसका इलाहाबाद नाम जब पढ़ा था, आप सबको शायद न पता हो या पता हो। 1582 में अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन ए इलाही धर्म, दीन ए इलाही धर्म चलाया था, ठीक है। और इसको 13-14 लोग ही केवल एक्सेप्ट कर सके। इसमें मुस्लिमों के ऊपर थोड़ा कटाक्ष ज़्यादा था, हिंदुओं को खुश करने के लिए था। तो एकमात्र हिंदू थे, बीरबल ने उनको स्वीकार किया था। अबुल फजल इसके पुरोहित थे, लेकिन ज़्यादा चला नहीं क्योंकि कई चीज़ें प्रतिबंधित थी मुस्लिमों के ऊपर, इसलिए इसको ज़्यादा लोगों ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन इसी दीन इलाही धर्म, चूँकि वहीं से इसका सिस्टम जो आज प्रयाग है जहाँ पर, तो उसी इलाही के नाम पर इलाहाबाद उसका नाम रखा गया था। और प्रयाग तो पहले से ही है। देखिए कब से, ये लगभग 3री शताब्दी में, और अकबर 15वीं-16वीं शताब्दी में है। तो प्रशस्ति माने यशोगान, माने गुणगान। तो प्रयाग प्रशस्ति में हरिशेन ने इनकी बारे में बहुत कुछ कहा है, बार बार पेपर में आता है ये। प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना? हरिशेन की। किसके बारे में है? गुप्त वंश के। कौन से गुप्त? समुद्रगुप्त के बारे में इन्होंने बताया कि वीणा बहुत बढ़िया बजाते थे, व्याघ्रहंता थे, माने बाघों को मारते थे, बहुत बड़े शिकारी थे, युद्ध के 100 युद्धों के विजेता थे, बहुत गान किया। और ये आज भी जब आप जाओगे प्रयाग में, माने संगम पर जब आप जाते हो प्रयाग संगम पर, तो वहीं पर अकबर का किला है। अकबर के किले में जब आप देखने जाओगे, अब तो सब बड़ा मॉडर्न कर दिए हैं, है ना। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा, ईमानदारी से बताऊं मैं खोजा नहीं मिल पाया, लेकिन पहले जाता देखता था, एक स्तंभ है प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ, है ना, वहीं पर उसको लिखा है, पता नहीं किस भाषा में है, इनका अपना भाषा है। तो इनके बारे में खूब बढ़िया जिक्र किया गया, ठीक है। चलिए, बहुत लंबा वीडियो होने जा रहा है। दिलवाड़ा मंदिर, साथियों, यह है जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर, जैन धर्म। साथियों, थोड़ा सा आपको फिर बता दूं, ये ठीक है आपका। चलिए, कभी कभी कुत्ते भी भौंक देते हैं जब अब बंद करने वाला नहीं हो, ठीक है। बंद करने वाले ने कुत्ते भौंके, चाहे बिल्ली म्याऊं म्याऊं करे, कुछ बंद होने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा भारत का नक्शा है, भारत का मैप है। इसमें मैंने बताया ये राजस्थान वही भूमि है साथियों, वही भूमि है राजस्थान जहाँ पर गर्व करते हैं हर भारतीय, है ना। भारत का सबसे बड़ा अगर कोई प्रदेश है तो वह राजस्थान। ये देखिए, इसी राजस्थान में 2 महापुरुषों का जन्म हुआ।
एक तो पृथ्वीराज चौहान और दूसरे राणा प्रताप। महाराणा प्रताप याद करिए, कुंभलगढ़ का किला, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, है ना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर है। तो राजस्थान में विश्व की सबसे पुरानी पर्वत है, ऐसे टेढ़ा बाकोज है, विश्व की सबसे पुरानी, वो है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत साथियों, इसको बोलते हैं वलित पर्वत। वलित माने इसे टेढ़ा टेढ़ा है। तो वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत, और इसका सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची, इसको बोलते हैं गुरु शिखर। गुरु शिखर, सब कुछ नोट करते जाइएगा। गुरु शिखर, एक वीडियो में बहुत कुछ आपको जानकारी हो जाएगी। अरावली पर्वत राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे बड़ा पर्वत है अरावली पर्वत। उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है, बहुत से उसमें है पहाड़, सबसे ऊंची गुरु शिखर। यहीं पर इसी का हिस्सा एक है माउंट आबू। माउंट आबू इसी अरावली पर्वत का एक हिस्सा है, और उसी पर जैन धर्म का, आपको पता है 2 धर्म थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध थे संस्थापक, और जैन धर्म के महावीर स्वामी। यद्यपि 24वें थे ये गुरु, लेकिन जैन धर्म को अगर किसी ने पूरी दुनिया में पहुंचाया तो किसने? महावीर स्वामी ने। इसका क्लास अलग से लूंगा मैं। तो वहाँ पर बना है माउंट आबू, खूबसूरत जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर, खूबसूरत बना हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। आई थिंक जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर, ये देखिए, आपको मैं यहीं से दर्शन करा दे रहा हूँ, जाने होने जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं इतना बता दूं साथियों कि मैंने भारत में बहुत भ्रमण किया है, लेकिन राजस्थान जैसा कहीं नहीं देखा, खास करके उदयपुर जैसा, है ना। आपका अपना नज़रिया होगा, लेकिन मैं लगभग उत्तर भारत को सब घूम लिया हूँ, बट राजस्थान जैसा कोई नहीं है। ये देखिए जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर। जैन धर्म जिस प्रकार से, जब आप बोध गया में जाएंगी, गया और बोध गया अलग है, बिहार में बोध गया में जाएंगे, वहाँ पर जब बौद्ध धर्म का जब मंदिर देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। अलग अलग देशों वाले वहाँ पर बनाए हैं, कहीं है ना म्यांमार से हैं, कहीं थाईलैंड से। अरे बाप रे बाप। वैसे देखिए जैन धर्म का खूबसूरत मंदिर, जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है, अब जैन धर्म को मानना है तो सबसे पहले तो आपको टकला होना पड़ेगा, और वो भी टकला ऐसा नहीं कि चाकू लगा के छील लीजिए, उखाड़ना पड़ेगा, पूरा पूरा उखाड़ना पड़ेगा, है ना। उखाड़ के बाल भी उखाड़ना पड़ेगा, और नंगा रहना पड़ेगा। वैसे जैन धर्म के 2 भाग आपको पता है, दिगंबर, श्वेतांबर। श्वेत जो कपड़े पहनते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, उसको श्वेतांबर बोलते हैं, और जो बिल्कुल नंगे रहते हैं उसको दिगंबर बोलते हैं, है ना। जब तुम दिगंबर रूप में थे, जंगलों में घूमते, प्रसाद के तन पर हमारे चंद्र को थे चूमते। ठीक है, फिलहाल अब आते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। साथियों 2.5 दिन का झोपड़ा यही राजस्थान में ही है। राजस्थान में एक जगह है, क्या? अजमेर। आपने नाम सुना होगा। तो अजमेर से संबंधित 2-3 चीज़ें बता दे रहा हूँ। अजमेर में क्या है? सबसे पहले तो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो पहली बार नाम सुन रहा है वो तो कहेगा कि ना हमको याद होगा ना हम याद करेंगे, है ना, ना हमको याद होगा। अजमेर की सबसे बेहतरीन मशहूर जगह यही है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। बहुत मशहूर ये मुस्लिम धर्मगुरु थे। ठीक है, और इनकी दरगाह है, वहाँ पर मैं जा चुका हूँ। ठीक है, वहाँ पर लोग चादर चढ़ाने जाते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। और जब आप बगल से गुजरते हैं, वहीं पर बहुत ऊट पटांग, मैं जहाँ तक देखा था, इतना भैंसा गाय भैंस सब कटा हुआ था। हम लोग नाक दबाकर भागे, पीछे ही जाते हैं। तो एक समय संस्कृत का पाठशाला था, उसको तोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया क्या? 2.5 दिन का झोपड़ा। कुछ है नहीं, एक दीवार है, लोग वहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं, कुछ है नहीं वहाँ पर। मैंने भी खिंचवाया है, लेकिन बस वही, चलिए एक यादगार के लिए, अदरवाइज वहाँ कुछ नहीं। हाँ, संस्कृत में कुछ चीज़ें लिखी हुई है। संस्कृत पाठशाला था, उसको तोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसने कुतुब मीनार बनवाया था, उसी ने बनवाया 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन में बनवाया था रहने के लिए। और वहीं पर एक चीज़ और है, सबसे बड़ी चीज़ कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर में। ध्यान दीजिएगा साथियों, पुष्कर झील है, मैं उसमें स्नान कर चुका हूँ अपने बच्चों के साथ। ठीक है, पुष्कर झील दुनिया में एकमात्र ऐसा जगह है, पुष्कर जगह भी है, पुष्कर झील भी है, बहुत बड़ा झील है, वहाँ पर पशु मेला भी लगता है। और वहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर हमारे भारत में, मैं तो कहूँ पूरी दुनिया में एक ही है, वो है पुष्कर में। कहाँ? अजमेर में। अजमेर, वही अजमेर जिसका मैं नाम लेता हूँ तो पता नहीं क्यों एक घृणा टाइप होती है ना।
क्योंकि वहाँ पर जो मेरे साथ हुआ था अजमेर में, है ना, बस कत्ल नहीं हुआ, मर्डर नहीं हुआ, बच के आ गया, बस बड़ी बात है। ठीक है, वो सब कहानी यहाँ बताने लायक नहीं है, लेकिन जितना खूबसूरत और जगह लगा अजमेर में उतना चिढ़ हुआ। फिलहाल तब भी गया, सुबह मैं गया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया, अंदर गया देखने के लिए सब कुछ। ठीक है, क्योंकि हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य हैं, ये धर्म कर्म में बहुत कम मानते हैं, लेकिन जहाँ बुराई है उसको डंके की चोट पे कहेंगे, चाहे जिसका हो। ठीक है, ब्रह्मा जी का पुष्कर। और एक चीज़ अजमेर में था, हम लोग गए थे तारागढ़ का किला जो शिवाजी का था, बहुत ऊपर था, 4-5 घंटे में हम लोग पहुँचे। लेकिन ये आपको इतिहास के लायक 2 चीज़ है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और 2.5 दिन का झोपड़ा प्लस पुष्कर अजमेर में है। ठीक है, अब आता है पिछोला झील। साथियों, खूबसूरत झील उदयपुर में, ये भी राजस्थान में है। उदयपुर, मैंने कहा ना, उदयपुर की खूबसूरती मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर ऐसा ऐसा किला हमने देखा, मर्दों की बिसात पड़ी हुई है, जिस प्रकार से असली राजपूत वहाँ पर होते थे, है ना, जिसको कहा जाता था कि वो लोग आन बान शान के लिए मरते थे। वास्तव में आज भी वहाँ पर ऐसे आदमी हैं। हम लोग पूरे राजस्थान घूमे, लेकिन उदयपुर जबान के पक्के, चाहे अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं 20 रुपये में आपको ऑटो से इतने दूर तक ले जाएंगे तो आपको लेके जाएंगे। जयपुर में जो यूपी से सटा हुआ है, अजमेर में आपको एकदम ऐसा पागल बनाएंगे कि, है ना, राजस्थान वाले आप लोग माफ़ करिएगा, लेकिन इतना कहूँगा कि जो अनुभव है मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ, आप अपने से कुछ नहीं बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन उदयपुर शेरों की भूमि है, ये राणा प्रताप की भूमि है, चित्तौड़ की भूमि है, कुंभलगढ़ का किला। यहाँ पर इतना किला हम लोगों ने देखा कि भूल गया कितना किला देखा। ठीक है, दुनिया भर का किला देखा। और उदयपुर में झीलों की नगरी है, हमारे देश में झीलों की नगरी उदयपुर। और उदयपुर झील के अगल बगल साइड में इतना इतने महंगे महंगे होटल पड़े हुए हैं, इतने महंगे महंगे, जो पहले महल था उसको अब होटल बना दिया गया है। कि हम लोग अंदर झील में जाते हैं और झील के बीच में एक पार्क था, उस पार्क पर कबड्डी खेलते हैं, और वहीं पर बगल में बड़े बड़े कुल होटल थे, बहुत महंगे महंगे। वहाँ जाने की हमारी न क्षमता थी, न बच्चों के साथ हमारा कोई मनसा था। ठीक है, उदयपुर, तो उदयपुर में पिछोला झील है। कौन सा झील? पिछोला झील, आप देख सकते हैं, खूबसूरत जगह है। ये हल्का सा मैंने इसको दर्शा दिया, देखिए ऐसे ऐसे महल को होटल बना दिया गया है। पिछोला झील, देखिए झील है, ये झीलों में, झील के बीच में महल है, बेहतरीन जगह है ना। पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर माने राणा प्रताप की भूमि। ठीक है, ठीक, चलिए अब आता है मृगनयनी महल। साथियों, अगर आपने मृगनयनी किताब पढ़ा होगा, इसी बहाने आपको कुछ और चीजें नॉलेज दे देता हूं मैं हिंदी का। एक लेखक थे वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा मेरे सबसे प्रिय लेखक। चूंकि ऐतिहासिक उपन्यास अगर पढ़ना हो तो इनसे शुरू करिए। जिनको हिंदी में लगाव हो, जिनको साहित्य से लगाव हो, इनको ध्यान दीजिएगा। एक थे भगवती चरण वर्मा, थोड़ा सा मैं अंतर बता दूं, भगवती चरण वर्मा, एक थे वृंदावन लाल वर्मा। ये दोनों अलग अलग हिंदी के महान विद्वान और हिंदी के महान साहित्यकार। इन्होंने सब इतिहास में लिखा। इन्होंने 2 चीज लिखा था। भगवती चरण वर्मा ने लिखा था चित्रलेखा और भूले बिसरे चित्र। ठीक है, भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र। लेकिन ये चित्रलेखा बहुत मशहूर है। ठीक है, भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र। ठीक है, लेकिन वृंदावन लाल वर्मा की मशहूर किताब है क्या? मृगनयनी। इससे भी मशहूर अगर कोई किताब है, वैसे मृगनयनी बहुत मशहूर है ना। एक है रानी दुर्गावती, जो जितना कर इतिहास पे, ये साथियों मेरे लाइब्रेरी की शोभा बढ़ाती है ये, और इतनी बार मैं पढ़ा हूँ कि मज़ा आ जाता है। मृगनयनी तो जब बीए इलाहाबाद में बीए पार्ट 1 में चलता है हिंदी में, मेरा हिंदी था नहीं तब भी उसको लेकर पढ़ा था, इतना शौक था। मृगनयनी ग्वालियर मध्य प्रदेश की कहानी है। तो कहाँ है? यहाँ पर, ये मध्य प्रदेश, यहाँ पर ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर खूबसूरत जगह है ग्वालियर। जब लक्ष्मीबाई का जनरल हीरोज से सामना हुआ और हीरोज को पटकनी देकर के पूरे अंग्रेजी सेना को तहस नहस करके, दोनों लगाम को मुंह में लेकर के, तलवार दोनों हाथ से भांजते हुए, दामोदर राव को पीठ पर बांधकर काटते फाटते निकलते कहाँ? ग्वालियर निकलती है। यहाँ सोचिए, उत्तर प्रदेश के झांसी से यहाँ ग्वालियर आ जाती हैं। यहाँ झांसी बिल्कुल बॉर्डर पे है, झांसी से ग्वालियर आ जाती है। ग्वालियर में कब्जा भी कर लेती हैं, हालांकि फिर हीरो हो जाता है और वहाँ कब्जा कर लेता है। ठीक है, वही ग्वालियर, ग्वालियर। ठीक है, और वहाँ क्या है?
मृगनयनी महल है। और तो वृंदावनलाल वर्मा के बारे में इसीलिए बता रहा था, रानी दुर्गावती है, मृगनयनी है, माधजी सिंधिया है, और आपका गढ़कुंडार है, विराटा की पद्मिनी है। जितनी आप ऐतिहासिक उपन्यास ज़्यादातर देखोगे तो बहुत इनका मिलेगा। किसका? वृंदावनलाल वर्मा। ये ध्यान दीजिएगा, मृगनयनी, खूबसूरत किताब किसकी? और भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा। इसी बहाने आपका थोड़ा सा हिंदी का भी। अकबर का मकबरा, साथियों आज आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अकबर का मकबरा हमारे उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, और ये है सिकंदरा में। अब सिकंदरा आप बताइएगा कहाँ है, सवाल पूछ रहा हूँ। सिकंदरा, वेरी इजी क्वेश्चन, सिकंदरा, ठीक है, बताइएगा। दिल्ली में, आगरा में, लखनऊ में, कानपुर में, कहाँ है ये सिकंदरा, ठीक है। अब आता अकबर का मकबरा हो गया। हुमायूं का मकबरा साथियों, हुमायूं का मकबरा देखिए, ये जो है दिल्ली, देखिए छोटी सी दिल्ली है, दिल्ली। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में क्या है? लाल किला भी है। लाल किला चूंकि दो है, एक आगरा में शाहजहां द्वारा असली बनवाया हुआ, ठीक है, जो कि अगर देखा जाए तो शाहजहां ने बनवाया था कि अकबर ने उसको बनवाया था, क्योंकि शाहजहां ने अपने बाप को, सॉरी औरंगजेब ने अपने बाप को वहीं पर कैद किया था। कहाँ पर? शाहजहां को वहीं आगरा के किले में कैद किया था। दिल्ली का किला मैंने देखा वो छोटा है, दिल्ली का लाल किला वास्तव में वो छोटा है। आगरा का लाल किला जो है काफ़ी बड़ा है, ताजमहल से थोड़ी दूर पर है, ठीक है। तो शाहजहां ने सब बनवाया हुआ। शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, बहुत ही खूबसूरत लाल पत्थर से बना हुआ। दिल्ली में हुमायूं, हुमायूं अभी मैंने बताया, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद कुल कहानी खत्म होती, ठीक है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये मेन है। उसके बीच में बहुत दुनिया भर के लोग हैं, ठीक है। तो हुमायूं का मकबरा आपको दिखा दूं, लाल पत्थर से जो बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। ये देखिए हुमायूं का मकबरा, देखिए मकबरा पहले मुगल सम्राट पहले ही बनवा देते थे मरने के पहले, कि जब मैं मर जाऊंगा तो उसे में दफना देना। सोचिए, करोड़ों अरबों रुपए का अपना मकबरा बनवाते थे। कितना ये लोग हमारे भारत का धन लूट लूट कर क्या क्या करते थे आज, है ना। कुछ अच्छी चीज़ बनवाया होते उसी में, यही बनवा के, बट मरने का जगह मकबरा जहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते हो, है ना। फिलहाल आप लोग उसको अन्यथा मत लीजिएगा। जंतर मंतर साथियों, मैंने तो जयपुर का देखा है। पूरे भारत में जंतर मंतर 5 हैं। जंतर मतलब ज्योतिष विद्या का बहुत गजब का भौगोलिक वर्णन वहाँ पर रह करके जैसे अजीब है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, ईमानदारी से बताऊँ। आपका राजस्थान में जो जयपुर है, जयपुर में जंतर मंतर है, ठीक है। जंतर मंतर 5 जगह हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर बनारस में, मथुरा में, दिल्ली में, और आई थिंक एक और भूल रहा है मुझे, उज्जैन में ऐसा समथिंग है। 5 जगह जंतर मंतर है। अजीब ढंग से उसका सौरमंडल के नक्षत्र और ग्रहों को हिसाब बनाकर उसको बनाया गया। वहाँ से कौन कौन सा कैलकुलेशन होता था, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया साथियों। आपको दिखा दो एक छोटा सा चीज़ यहाँ पर। अब देखिए ये है जंतर मंतर। अब कुछ समझ में नहीं आता है इसमें, पता नहीं क्या क्या कुल दुनिया भर का आकार बनाया गया है। जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उसके कैसे नक्षत्रों का गणना करते हैं, क्या क्या करते हैं। तो ये तो उदयपुर का, ध्यान, जयपुर का 5 जगह है। 5 जगह में सबसे बड़ा है जयपुर का। उसके बाद अब दिल्ली है। दिल्ली का जंतर मंतर आपने नाम सुना ही होगा, हजारों बार वहाँ पर ये हुआ वो हुआ ऐसे हुआ, ठीक है। तो जंतर मंतर 5 जगह है। आप बताइएगा, एक जगह मेरा दिमाग से उतर रहा है, राजस्थान में जयपुर, फिर यहाँ दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश में बनारस में भी है, बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है। मथुरा में है, आई थिंक उज्जैन में है। उज्जैन माने वही मध्य प्रदेश, उज्जैन आई थिंक। आप बताइएगा, क्लियर करिएगा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा इधर पे आते हैं, ठीक है। इधर आते हैं और देखते हैं अजंता एलोरा साथियों। अजंता देखिए इसका बना हुआ है अजंता एलोरा, ठीक है। माने एक ऐसा गुफा कि जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना सब कम है। अजंता एलोरा की गुफा गजब का, एक यू आकार में ऐसे गुफा है, पहाड़ था
और कितने कारीगर लोगों ने काट काट के उसके अंदर काट काट के घुसे हैं। बाप रे बाप, क्या रहा होगा। आज के ज़माने में काटने के लिए कितने औजारों का प्रयोग किया जाता है। उस समय सोचिए, चंदेलों ने बनवाया था। लगभग 1000 ईस्वी में अजंता एलोरा की सब गुफाएं बनी और उसमें काट काट के अंदर 29 गुफा है। ऐसे ऐसे करके 29 गुफा मैं जा चुका हूँ साथियों। अजंता और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद ज़िले में है। मैं जलगांव से गया था, ठीक है, घूमने के लिहाज से। वैसे सही बताऊँ तो चोरी से भाग कर गया था सन 2001 में कौन बनेगा करोड़पति में भाग लेने, और मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। केवल भाग नहीं ले पाया, लेकिन इतना जीवन का अनुभव मिला। उसी में मैं अजंता एलोरा की गुफा भी देख पाया, ठीक है। तो अजंता की गुफा गजब का है, सही आकार में, बड़ी ऊंचाई पर है। हम लोगों का 10 रुपये टिकट था, उनका $10 था, इसका अंग्रेज़ों का। तो देखिए ये अजंता गुफा ये, और ये एलोरा गुफा, दोनों पास में ही है, ठीक है। अजंता एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आपको थोड़ा सा झलक दिखा दे रहा हूँ अजंता एलोरा की, ठीक है। आई थिंक देखिए ये अजंता गुफा है, ठीक है। आप लोग अगर देखिए, ध्यान देखिए कितने ऊंचाई पर है। सब काट काट कर बीच बीच में, ये देखिए आपको खिड़की दिख रही है, लेकिन अंदर जाएंगे तो पूरा गुफा टाइप है। उसमें सबसे बड़ी खासियत है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, तीनों की खासियत है। उसमें अलग अलग सबका है, किस गुफा में बौद्ध का है, किस गुफा में आपके लिए नहीं है। वहाँ एक मड़ासन राजकुमारी का चित्र है। उस समय इतिहास उतना लगाव था नहीं, जानकारी भी नहीं थी, तो मज़ा नहीं आया। बस देखने में ये गर्व फील हुआ कि हमने अजंता की गुफा देखी है। बड़ा अच्छा लगा कि अजंता गुफा देखी, बट कुछ समझ में नहीं आया था, ठीक है। अभी तो हम लोग मध्य प्रदेश में गए थे कुछ दिन पहले, तो वहाँ के जो स्तूपों को देखा, सांची के स्तूप। अब तो सब जानकारी है ना, सारी चीज़ें, तो मज़ा आता है उसको। पता चला कि उदयगिरी की गुफाएं, बहुत नाम सुना था, जाने के बाद समझ में आता उदयगिरी गुफा क्या है। तो ये फिलहाल अजंता की गुफा है, ठीक है, अजंता गुफा है। और एलोरा ऐसे ही है, इसलिए मैंने उसका एक ही बनाया आपको, अजंता एलोरा गुफा है, ठीक है। एलोरा, अजंता एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जिले में है। अब आता काजीरंगा साथियों। काजीरंगा ठीक है। अब देखिए काजीरंगा सब लोग जानते होंगे, एक सींग का गैंडा, जहां पर पूरे भारत में एक सींग का गैंडा एक ही जगह से पाया जाता है। और वो गैंडा तो वैसे भी बड़ा मजबूत होता है, लेकिन एक ही सींग उसके पास होता है, ठीक है। और वो होता है, देखिए इधर जो 7 बहनें हैं, इधर देखिए हमारी 7 बहनें हैं। ये देखिए बंगाल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ये। अब इसके बाद इधर ये पूरा असम, ये असम सबसे बड़ा, इधर असम। पहले साथियों सिर्फ असम ही था, असम को काट कर अब 6 और बना दिया गया, इसलिए इधर 7 सिस्टर बोलते हम लोग, 7 प्रदेश हो गए। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। पहले ये नेफा के तहत केवल असम में आते थे, अरुणाचल प्रदेश तो बाद में सब, ठीक है। तो असम ही था, सबको काट काट कर बना। इधर देखिए नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये। तो असम में एक जगह है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा, यहाँ पर मैंने बताया था उस दिन, यहीं पर से, इधर देखिए यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। उसके बाद यहाँ अरुणाचल प्रदेश में घुसकर यहाँ असम में तबाही मचाते हुए, ध्यान दीजिएगा, असम में तबाही मचाते हुए इधर बांग्लादेश में आती है। बहुत बड़ा तबाही, इसका नाम ब्रह्मपुत्र है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी, ये ध्यान दीजिएगा, चारों जगह अलग अलग नाम है। इसका तिब्बत में नाम है सांगपो। क्या नाम है? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में नाम प्रयोग करती है जब यहाँ प्रवेश करती है, जिसका नाम है दिहांग, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है, इसका नाम दिहांग है। और असम में इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र है। और बांग्लादेश में इसको कहा जाता है जमुना। इसके 4 नाम है साथियों। चूंकि बांग्लादेश के बाद देखिए इधर आके समंदर में मिल जाती है, इधर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। सांगपो तिब्बत में, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ से घुसती है ब्रह्मपुत्र नदी। कहा जाता है कि उस पर चाइना ने ऐसा बांध बनाया है कि अगर जरूरत पड़ने पर पूरा तोड़ दे, खोल दे तो आधा भारत बह जाएगा। असम में ब्रह्मपुत्र है और बांग्लादेश में जमुना, ठीक है। मैंने बताया है कई बार, लेकिन चूंकि एक बार में आपका जीके तैयार नहीं होता है ना। तो ये असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, लेकिन काजीरंगा बहुत मशहूर है। और वहाँ क्या है? एक सींग वाला गैंडा है, ठीक है। अब आते हैं केवलादेव। या केवलादेव, फिर से आगे हम लोग राजस्थान पे। राजस्थान में
उत्तर प्रदेश से सटा हुआ एक जिला है भरतपुर, भरतपुर जिला। साथियों ध्यान दीजिएगा, भरतपुर में एक जगह है केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य, राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य केवलादेव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइबेरियन सारस होते हैं, साइबेरिया के सारस। साथियों साइबेरिया माने रूस। अब अगर इसको मैं अगर आपको नक्शे में बताऊँ, ठीक है, नक्शे में बताऊँ तो ये है, इधर देखिए, जैसे मान चलिए ये हमारा पूरा विश्व है, हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है तो आपको आइडिया तो हो ही गया होगा, ठीक। अब इधर देखिए, ये जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। अब देखिए यहाँ साइबेरिया है। अब यहाँ से पक्षी उड़ करके इधर से आते हैं, इधर से आते 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 ये हमारे भारत में ये आते हैं। यहाँ पर पता नहीं कौन सा पक्षी, एक सीजन आता है, माने बड़े बड़े पक्षी, बड़े बड़े पक्षी। हम लोग तो केवल दूसरे उद्यान में देखिए राजस्थान में ऐसे ऐसे सारस के जो घंटों खड़े रहेंगे, आपको लगेगा कि पत्थर का बना हुआ है। घंटों आप फोटोग्राफी इधर, तब उसके बाद हिलेंगे डुलेंगे जैसे मगरमच्छ होता है, ठीक है। तो यहाँ से अब तो लोग बैठ के बीच में ज़मीन पर गोली मार देते हैं, कर देते हैं, बहुत कम हो गए हैं। इसलिए पर्यटक स्थल यहाँ बहुत ज़बरदस्त जो था, थोड़ा पर्यटन कम हो गया। लेकिन फिर भी साइबेरिया से आते हैं, कहाँ पर, यहाँ, ठीक है, भारत में आते हैं, ठीक है, साइबेरिया से भारत आते हैं। तो क्या है ये केवलादेव पक्षी अभयारण्य कहाँ है, राजस्थान के भरतपुर में। साइबेरियन सारस के लिए मशहूर है और बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है ये, सर, है ना, ठीक है। अब आता है, हाँ लग रहा है लेने, खजुराहो। खजुराहो सबको पता है, खुजली वाला मंदिर। ये मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल, यहाँ पर एक मंदिर है, ऐसा मंदिर जिसमें आप अपने परिवार के साथ जा सकते हैं, न अपने किसी उच्च आदर्श के साथ जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, मैंने अभी थोड़ा सा उल्टा नाम ले लिया था। खजुराहो का मंदिर चंदेलों ने बनवाया था, ठीक है। खजुराहो का अजंता एलोरा की गुफा नहीं, सॉरी, गुप्त वंश का था, तो सॉरी रियली सॉरी। ये खजुराहो का मंदिर ये 10वीं शताब्दी में बना, वो तो गुप्त काल में भी बना था, बहुत पहले का बना, अजंता की गुफा, ठीक है, अजंता की गुफा। इसमें कोई छूटा तो नहीं, ठीक है। तो भोपाल में यहाँ खजुराहो का मंदिर है। यद्यपि उत्कीर्णता, चमत्कारी, यद्यपि कलाकारी इतनी बढ़िया है मंदिर का, एक से एक, लेकिन सब उसका विषय जो है सब लैंगिक विषय है, ठीक है। एक पुरुष और स्त्री का जो संबंध होता है, उस संबंधों को उकेर करके उसको ऐसे ऐसे बनाया गया चित्र की, चित्रकारी की तारीफ करेंगे, लेकिन इतना गंदा विषय है कि आप वहाँ 1 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते, ठीक है। आप अपने दोस्तों यारों के साथ टूर पे जाए, भले आप रह लें, लेकिन किसी अच्छे आदमी के साथ, अपने भाई बहन माँ बाप के साथ नहीं जा सकते वहाँ पर, ठीक है। वो मंदिर का पता नहीं कौन सा तरीका था कि मंदिर पे इतनी गलत और नंगे दुरंगे, है ना, अजीब अजीब पोजीशन में लोगों का चित्र है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश के भोपाल में, कहाँ, ये क्या नाम है, खजुराहो मंदिर, ठीक है। फतेहपुर सीकरी, साथियों फतेहपुर सीकरी आपको पता है, ये उत्तर प्रदेश, ठीक है। और आगरा, राजस्थान से बिल्कुल सटा हुआ आगरा। यहाँ पर अकबर, सब लोग जानते हो, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली से ही अपना राज चला रहे थे, लेकिन चूंकि मुगल काल ज़्यादातर आगरा से ही चला, लेकिन फतेहपुर सीकरी में यहीं पर अपना सेंटर पॉइंट बनाया था किसने, अकबर ने अपना सब कुछ यहीं बनाया था। और चूंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े महल थे, आज भी है, महलों में 2 चीज़ जरूर होता था, दीवाने आम, दीवाने खास। दीवाने आम में आम लोग रहते थे, नॉर्मल लोग रहते थे, दीवाने खास में खास लोग बैठते थे। तो फतेहपुर सीकरी में जब गुजरात विजय करके अकबर आया था, तो उसने वहीं पर बुलंद दरवाज़ा बनाया, अपनी पत्नी जोधाबाई महल बनाया, बीबी का मकबरा बनाया, बहुत कुछ वहाँ पर है। फतेहपुर सीकरी कहाँ है, आगरा में, ताजमहल से लगभग 34-35 किलोमीटर दूर पर है, और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े महल हैं, ठीक है। कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, और इसका संबंध हमेशा अकबर से दिमाग में आता है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग एलिफेंटा की गुफा, ठीक है। फिर से आ गए हम लोग। एलिफेंटा गुफा बड़ा दुर्भाग्य था कि जिस समय मैं महाराष्ट्र में गया था, उसी समय ये समंदर के किनारे, देखिए, एक तो आपको गेटवे ऑफ इंडिया मिलेगा, यहाँ मिलेगा इंडिया गेट दिल्ली में, यहाँ मिलेगा गेटवे ऑफ इंडिया। तो आप समझ रहे हो कि जब इस पे गेट पे पास जाओगे तो आपके पास कुछ नहीं दिखाई देगा, केवल समंदर, चारों तरफ समंदर दिखाई देंगे इधर उधर इधर। और यहीं पर समंदर में, यहीं पर एक गुफा है, बहुत नज़दीक, मैं बहुत दूर बना दिया। एलिफेंटा गुफा समंदर में है, उसको आपको जहाज़ से जाना पड़ता है, ठीक है। वहाँ हम लोगों के साथ कुछ दुर्घटना हो गई जिससे नहीं जा पाए,
लेकिन उसके बाद तो हाँ सब कुछ देखा। तो ये एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में है, जहाँ पर अरे बाप रे बाप ऐसी ऐसी कलाकारी की गई पहाड़ों को काट करके। मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहाड़ों को काट करके किया गया है, ठीक है। देखिए ये सॉरी, ये तो यहाँ ये देखिए, ये है हमारा एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा लग रहा है समंदर के बीच में, एकदम पहाड़, एक द्वीप टाइप है, छोटे से द्वीप के बीच में एलिफेंटा की गुफा। सोचिए पत्थरों को काट करके, कितने बड़े पहाड़ हैं, काट करके क्या कलाकारी की गई है, क्या जबरदस्त है ना। हजारों साल पहले की सारी चीज़ें। ये देखिए एलिफेंटा गुफा, सब लोग घूम टहल रहे हैं, आप लोग भी घूमिएगा। जबरदस्त। एलिफेंटा गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में, समंदर के बीच में है, माने पानी में है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ना, तो गेट से थोड़े दूर पे है। तो एलिफेंटा की गुफा है, ठीक। अब आते हैं हम लोग दूसरा देखते हैं, भीमबेटका। जी हाँ, अगर देखा जाए तो पूरे गुफाओं में सबसे पुराना अगर कोई है तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका मध्य प्रदेश में। ये पाषाण काल का साथियों, जब मनुष्य बंदरों की तरह था, बहुत हजारों साल पहले, सबसे पहला अगर देखा जाए तो भीमबेटका की गुफा ही है, ठीक है। आपको दिखा दो भीमबेटका गुफा की कलाकारी, देखिए ये है, और प्लस ये है। अब देखिए भीमबेटका, देखिए इसको मान लीजिए काट के तो थोड़ा सा बना दिया गया है। क्या छेनी रहा होगा, क्या हथौड़ी रहा होगा, क्या ताकत रही होगी, क्या जुनून रहा होगा। ये भीमबेटका गुफा है, देखिए ऐसे है, आपको पता नहीं किस तरीके से दिख रहा होगा, है ना। फिलहाल अब ये देखिए, ठीक है, ये देखिए काट के बनाया गया है। देखिए अंदर सोचिए कितना बड़ा पहाड़ रहा होगा, भरतू पहाड़ था, उसको काट काट करके अंदर कितना बड़ा मूर्ति बना दिया गया है। ये भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ठीक। तो इसको आप लोग नोट करते चलिएगा सब लोग, ठीक है। अब आता नालंदा और तक्षशिला। जी हाँ साथियों, मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं। नालंदा देखिए, ये हमारा बिहार, ये देखिए बिहार, पटना, ये बिहार, और ये चूंकि झारखंड अब तो अलग हो गया, लेकिन बिहार को काट करके झारखंड बना, उत्तर प्रदेश को काट के उत्तराखंड बना, मध्य प्रदेश को काट के छत्तीसगढ़ बना। सब कितने सन में बना था? 2000 में। सन 2000 में 3 कांड हुआ था। क्या क्या? बिहार को काट के झारखंड बना, और छत्तीसगढ़ को, ये मध्य प्रदेश को काट के छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश काट के उत्तराखंड बना था सन 2000 में, ठीक है। सबसे लास्ट वाला ये तेलंगाना बना है, किसको काट करके? आंध्र प्रदेश को काट करके। ये तेलंगाना, ये देखिए हमारा आंध्र प्रदेश था ये, अब इसको काट करके तेलंगाना बन गया 2014 में 2 जून, ठीक है। 2 जून 2014 को तेलंगाना सबसे लास्ट बना है। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं क्या? बिहार में एक जगह है क्या? नालंदा। साथियों नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में 2 है। आपसे एक सवाल कर रहा हूं आज का। एक नालंदा विश्वविद्यालय, देखिए मैंने बताया था 16 महाजनपद में कि मगध वंश का राजधानी कहां था? राजगृह है। आज एक जगह है राजगीर, वही राजगृह का परिवर्तित नाम है, राजगीर जिला है। वहां पर उस जिले में एक नालंदा विश्वविद्यालय नया खुला है। एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रयासों से अमर्त्य सेन जो हमारे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता है, उनको वहाँ का वाइस चांसलर बनाया गया था, जो मोदी के बहुत बड़े आलोचक रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह नालंदा विश्वविद्यालय तो राजगीर में है, लेकिन जो असली नालंदा है, दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, असली नालंदा, है ना। कहते हैं कि जब लोग कोई हमको नसीहत देने का प्रयास करते हैं कि अरे शिक्षा ये शिक्षा वो, तब मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था, हाँ और ना भी करना न तुम तब थे जान थे ईश के आदेश तवम वेद मंत्र बखानते, है ना। जब तुम लोग हाँ और ना, जब तुम दिगंबर रूप में थे, जंगलों में घूमते, प्रासाद केतन पट्ट हमारे चंद्र को थे चूमते। साले लोग, जब तुम लोग नंगे घूमते थे तो हम लोग चंद्रमा तक पहुंचे थे, और जब तुम हाँ और ना आ करते थे तब उससे हम लोग वेद लिखते थे। हमारे पास नालंदा विश्वविद्यालय, सोचिए गुप्त वंश में कुमार गुप्त ने बनवाया था इसको। गुप्त वंश माने लगभग 1600 साल पहले कुमार गुप्त ने इसको बनवाया था। 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा। हम लोग तो गए साथियों, देख कर आए हैं। ऐसा जलजला, ऐसा नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बेल के शरबत से, उड़द के दाल से और
गन्ने के जूस से उसको चिपकाया गया है, गन्ने के रस से, मोटी मोटी दीवारें, मैंने आपसे जिक्र किया है, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय वैनसांग जब मैंने जिक्र किया था, और एक नालंदा तो मैंने बताया नया वाला राजगीर में है, ये पुराना वाला किस जिले में आप बताइएगा, क्या नालंदा जिले में है, नालंदा खुद जिला है या किसी और जिले बताइएगा। और यहाँ पर जो पाकिस्तान है आज विश्व का सबसे पुराना अगर कोई विश्वविद्यालय है तो तक्षशिला, ये भी खंडहर है, अवध खंडहर है। यहीं पर साथियों चाणक्य ने पढ़ा था और सारे संसार को पढ़ाया था, माने दुनिया के सबसे विद्वान आदमी तक्षशिला में पढ़ने आते थे, और पढ़ाया था किसने, चाणक्य ने पढ़ाया था। उनको चाणक्य ने पढ़ाया भी था, बहुत बड़े शिक्षाविद तो थे, पढ़े तो थे ही, लेकिन पढ़ाए भी थे। वहीं पर ले जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ाया, वहाँ पर शिक्षा दिया, वहीं पर उनको ट्रेनिंग दिया, किसका, शस्त्र और शास्त्र दोनों का। और वहाँ से फिर आते हैं बदला लेने बिहार में, मगध वंश में। वहाँ का राजा उसमें कौन था, धनानंद या घनानंद, और जिसने इनकी चोटी उखाड़ करके इंसल्ट किया था, और उन्होंने कहा था कि जब तक इस नंद वंश का विनाश नहीं करूंगा तब तक इस चोटी को बांधूंगा नहीं। और फिर आकर यहाँ मार देते किसको, धनानंद को, और मौर्य वंश की स्थापना होती है। धनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था, उसको मार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना किया, जिसमें मैंने बताया था तीन ही मेन राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा नालंदा। और तक्षशिला विश्वविद्यालय क्या खासियत है, दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय, कहाँ इस समय, पाकिस्तान में है, ठीक है। गांधार क्षेत्र है, वही गांधार जहाँ गांधारी थी, जहाँ का शकुनी था, वही गांधार जहाँ पर भारत का पहला गद्दार पैदा हुआ, अम्बिक, जिसने सिकंदर का चरण वंदना किया था, ठीक है, चरणों की वंदना करके अपने पास जगह दिया था, और जिसने पोरस पर हमला किया था। फिलहाल हम लोग देखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लंबा समय हो गया। तक्षशिला, फूलों की घाटी मैंने बता ही दिया। कंचनजंगा, ध्यान दीजिएगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है, ठीक है। नेशनल पार्क कंचनजंगा आपको पता है, ये देखिए इधर, ये सिक्किम, ठीक है, ये सिक्किम, हालांकि सिक्किम इतने तक में है, ये तो बंगाल का हिस्सा है। सिक्किम में दो चीजें हैं, कंचनजंगा पर्वत है, वास्तव में देखा जाए तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा, और बिना वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारा K2 गार्ड विनास्टिन है, ठीक है, K2 मुंडी यहाँ हो गया, ये K2 यहाँ पर है सबसे ऊंचा पर्वत K2, और ये सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है, कंचनजंगा बहुत बड़ा पहाड़ भी है, तो हमारा ये कंचनजंगा, ठीक है। हाँ, और इसको यूनेस्को ने गोद भी लिया है। चलिए, अब आते हैं कंचनजंगा के बाद देवी चंद्रगुप्तम और महाभाष्य। अभी जो मैंने आपको नाटक बताया था, कौन सा नाटक आपको नाटक बताया था, ये वाला दुरस्वामिनी का, दुरस्वामिनी माने जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा था, जिसमें रामगुप्त को मार करके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने दुरस्वामिनी से शादी करके फिर राज किया, और गुप्त वंश को बहुत ऊंचा ले गए। उनके नवरत्न में वारामिहिर और कालिदास वाले थे दुरस्वामिनी। वही नाटक सेम लिखा है देवी चंद्रगुप्तम ने, किसमें लिखा है, विशाख दत्त में, सॉरी, किसने लिखा है, विशाख दत्त ने। विशाख दत्त के नाटक है देवी चंद्रगुप्तम। मैंने कुछ 2-3 रचनाओं के नाम लिख लिया जो बार बार पेपर में आते हैं। विशाख दत्त ने 2 किताब लिखा था मेन, देवी चंद्रगुप्तम और विशाख दत्त, है ना, मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस। साथियों, ये चाणक्य की कहानी है, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की कहानी है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है। किस प्रकार से राक्षस मगध का बहुत बड़ा मंत्री था, पुरोहित थे, वो मंत्री नहीं थे, पुरोहित थे। जब नंद का विनाश कर दिया चाणक्य ने, घनानंद को मार दिया, चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनने वाले थे, उस समय तक राक्षस नामक मंत्री जो पुरोहित थे, उन्होंने अपने राजा की हत्या का बदला लेने के लिए चाणक्य को मारने का प्रयास किया, चंद्रगुप्त मौर्य को मारने का प्रयास किया, बहुत कुछ किया, लेकिन नहीं मार पाया। चाणक्य रहते हुए चंद्रगुप्त मौर्य का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। तब चाणक्य ने इनको बुलाया और कहा कि आप महान हैं, आप हमको मारने का प्रयास मत करिए, आप ही राज करिए, मैं तो सन्यासी आदमी निकलता हूँ। झाड़ झंखाड़ वाला जो मेरा लक्ष्य था उसको पूरा कर दिया, सारे भारत को एक कर दिया, और नंद को हटा करके मगध साम्राज्य के उस यौवन को, उस गौरव को पुनः स्थापित किया, वही मेरा ध्येय था। उसके बाद मुद्रा राक्षस, मतलब ये राक्षस ने जो चाल चला था वो सब त्याग करके वहीं पर उनके मंत्री बन गए। ये पोरस के लड़के
मलय केतु की कहानी है, उस मतलब नहीं है, ठीक है। मैंने इसको पढ़ा है, बहुत बेहतरीन कहानी। मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त ने 2 किताब लिखा, मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम और महाभाष्य पतंजलि ने लिखा। साथियों, पतंजलि नामक महान चिकित्सा शास्त्री, आयुर्वेदा शास्त्री पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग। साथियों, अगर सही ढंग से देखा जाए तो ब्राह्मण वंश का सबसे बड़ा राजा, सबसे पहला राजा, यहाँ तक कि बौद्ध धर्म के माने जो मौर्य वंश था। अब सोचिए, मौर्य वंश हमने क्या बताया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। तो सम्राट अशोक के बाद छोटे मोटे राजा हुए, लास्ट हुआ बृहदत्त, उसकी हत्या करके इन्होंने शुंग वंश की स्थापना किया। जो लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने राज नहीं किया, ब्राह्मणों ने राज किया इसके नेतृत्व में, पुष्य में शुंग की, और बहुत, और इन्हीं को आधार बना करके, इन्हीं के बेटे नाती की आधार बनाकर अग्निमित्र का कालिदास ने जो किताब लिखा है मालविका अग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्र इनके जो पोते थे, अग्निमित्र की कहानी है, मतलब जो कालिदास ने लिखा है, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग महान राजा, इनको बौद्ध धर्म, जो आपके ग्रुप में बौद्ध धर्म से संबंधित होंगे मुझे बहुत गाली देंगे, इनको भी गाली देंगे कि उसने हमारे बौद्ध के अंतिम राजा मानने वाले को मार दिया, ये वो चीज़ें अपने जगह हैं। लेकिन आप इतिहास को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल नैसर्गिक प्रतिभा से युक्त होकर पढ़िए, आप बिल्कुल तटस्थ होकर पढ़िए, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि, इन्होंने लिखा था महाभाष्य। और महाभाष्य किस पर टीका था? दुनिया का सबसे कठिन ग्रंथ है अष्टाध्यायी, दुनिया का सबसे कठिन ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जिसको लिखा था पाणिनि ने। माना अगर देखा जाए तो संस्कृत का सबसे बड़ा व्याकरण अगर कोई ग्रंथ है तो वह अष्टाध्यायी, जिसको स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ी बड़ी किताबों को आत्मसात कर लिया, एसिमिलेट कर लिया उसको, और कभी दिक्कत नहीं आई। मोटी मोटी किताबों को एक बार पढ़ के याद कर लिया, लेकिन अष्टाध्यायी पढ़ने में विवेकानंद जी के भी पसीने छूट गए थे। बनारस के ब्राह्मणों ने बड़ा सहयोग किया था इनको। तो वो पाणिनि लिखा हुआ है, और वो पाणिनि, उस पाणिनि के अष्टाध्यायी पर इन्होंने महाभाष्य लिखा है, टीका है, टिप्पणी है उस पर है। और ये कौन थे? ये घनानंद जो था, उनके बाप जो महापद्मनंद थे, उनके दोस्त थे ये, ठीक है। यानी दौर वही सब था, दौर वही सब था। धनानंद महान चोट्टा आदमी, उस चोट्टा आदमी का, चोट्टा राजा का बाप बहुत पैसा वाला था, महापद्मनंद, पद्म शंख नील, बहुत पैसा था उसके पास। उसके दोस्त थे पाणिनि, पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पर टीका लिखा। टीका मतलब होता है कि उसका मूल पूरा, उसका अच्छाई बुराई सब निचोड़ के रख देना। आप जब भी टीका पढ़ते हो तो जान लीजिए आप विद्वान बनने जा रहे हो। सुंदरकांड सभी पढ़ते हैं, पर सुंदरकांड पे टीका अगर आपने पढ़ लिया, रामायण तुलसीदास का सभी पढ़ोगे सिर्फ अच्छाई अच्छाई नजर आएगी। लेकिन आप ज्वाला प्रसाद मिश्रा का अगर रामायण पढ़ लेते हैं तो टीका के बारे में इतनी चीजें जो तुलसीदास ने छोड़ा है उसमें उन्होंने उकेर दिया, ठीक है। फिलहाल ये सारी चीजें हो गई मेरे ख्याल से। चलिए, मैं तो सोचा था बहुत बड़ा हो जाएगा, मेरे ख्याल से घंटा सवा घंटे का वीडियो हुआ होगा और काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिली होगी। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। जितना प्रश्न पूछा उसका उत्तर दीजिए, मज़ा आता तो उसको आगे बढ़ाइए जम करके, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा सफ़र तय करना है, ठीक है। चलेंगे साथ में। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।